नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान और शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। नोटबंदी से जीडीपी में आ सकती है 2% की गिरावट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताई आशंका, वित्त मंत्री ने खारिज की आशंका। नोटबंदी पर संसद में गतिरोध जारी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी पर विपक्ष को ऐतराज। छठे दिन भी नहीं चली लोकसभा। राष्ट्रपति से मिली ममता बनर्जी। बैंकों में नहीं बदले जाएंगे पुराने नोट। पब्लिक यूटिलिटी पर 15 दिसंबर तक चलेंगे पुराने नोट। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन। नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग से भारत नाराज। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी कर रहे हैं गोलीबारी। घुसपैठ की 2 कोशिशें हुई नाकाम। चीन में बड़ा औद्योगिक हादसा। ऊर्जा संयंत्र का निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म गिरने से 67 लोगों की मौत। राहत और बचाव का काम जारी। राज्यसभा में आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए इसकी खामियों को उजागर किया। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार के इस फैसले से जीडीपी में 2% तक की गिरावट आएगी। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह की आशंकाओं को पूरी तरह से खारिज किया। 5 दिन के गतिरोध के बाद सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नोटबंदी पर चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखा। विपक्ष की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे संगठित और वैध लूट का मामला करार दिया। In all these measures convinced me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले का नतीजा किसी को पता नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा कि 50 दिन इंतजार करना गरीबों के लिए घातक हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि नियमों में हर दिन बदलाव प्रधानमंत्री कार्यालय और भारतीय रिजर्व बैंक की खराब छवि पेश कर रहा है। The way it has been implemented will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व प्रधानमंत्री की आशंकाओं को खारिज किया और कहा कि इससे देश को फायदा होगा। As far as the long-term, medium and long-term impact on Indian economy is concerned, including on India's GDP, it is going to be a positive impact. Why I say it's a positive impact? Because a lot of money that operates in the shadow economy will now become a part of the banking structure itself. सदन में पिछले 5 दिनों से गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने भी नोटबंदी पर सरकार की खामियां गिनाई। हालांकि भोजनावकाश के बाद सदन में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष आक्रामक हुआ। एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग की और सत्ता पक्ष ने विरोधी दलों पर बहस से पीछे हटने का आरोप लगाया।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा कई और सांसदों ने नोटबंदी पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए इसकी खामियां गिनाई। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि नोटबंदी का फैसला आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए लिया गया है। मैं तो कहूँगा आज आप ये भी डिक्लेयर करिए, अगर आपने इस देश में कालाधन समाप्त करने का निर्णय लिया तो विदेश से कालाधन कब आएगा ये भी हिंदुस्तान के लोगों को पता लग जाए। चुनाव के समय तो यही निर्णय हुआ था, चुनाव के समय तो यही बात करी गई थी। चुनाव के समय यह हुआ था कि विदेश से कालाधन लाएंगे, हिंदुस्तान के काले धन की बात नहीं हुई थी। टीएमसी ने कहा कि नोटबंदी के फैसले से आम आदमी बेहाल है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि नोटबंदी के विरोध को राष्ट्र विरोधी कहना गलत है, क्योंकि समाज के हर तबके में इसे लेकर गुस्सा है। Anyone who opposes your policy is not for black money. Anyone who opposes your policy is not anti-national. Why are you giving us these lectures on corruption and black money? We oppose. We are opposing you because people are suffering. We are opposing you because we believe the economy will be killed. But why are you making this an issue? भोजन अवकाश के बाद प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। एकजुट विपक्ष ने प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग की। पूरे देश में 90% जो जनता है वो दुखी है, और मैं नेता सदन से कहना चाहती हूँ, आप प्रधानमंत्री जी से ये कहें, यदि उनका ये कहना है कि उनका फैसला सही है, तो मेरा ये कहना है कि आप लोकसभा को भंग कराएं, देश में चुनाव कराएं, और जो नतीजे आ जाएंगे वो मालूम हो जाएगा कि आपका फैसला सही है या नहीं है। We had a good 1 hour of discussion. So let us continue. Let him come here and listen to everything. See how you see. No, let us continue. Sir, they are very serious. How can you say he should be always? No, this is part of the record. Sir, आप रिकॉर्ड देखिए। देखिए, हमने रिकॉर्ड देखे और हमने ये भी कहा था कि अगर सदन अगर क्वेश्चन आवर के लिए नहीं आए हैं, डिबेट के लिए आए हैं, तो हाउस चलेगा। तो उसी प्रॉमिस पर हाउस चला। हालांकि सरकार ने विरोधी दलों पर बहस से पीछे हटने का आरोप लगाया कि जो पहले दिन चर्चा आरंभ हुई थी वो चर्चा कंटिन्यू करे। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री जी उस चर्चा में आएंगे या नहीं आएंगे। आज ये भी स्पष्ट कर दिया कि उस चर्चा में वो भाग लेंगे। मुझे शक था, और वो शक अब यकीन में प्रूव हो रहा है कि विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है। हालांकि गतिरोध की वजह से चर्चा पूरी नहीं हो सकी। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर विपक्ष के कड़े तेवर के चलते लगातार छठे दिन लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नोटबंदी पर विपक्ष ने अवरोध शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि चर्चा के बाद मत विभाजन हो। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव ने आसन की ओर कागज का टुकड़ा फेंककर विरोध जताया। सदन में अवरोध के चलते कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे के बाद स्पीकर ने अक्षय यादव के आचरण को सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया और उन्हें चेतावनी दी। This conduct of Akshay Yadav is in gross violation of the norms of standards and etiquettes laid down under rules and conventions of the House. This conduct is not proper on the part of the member and also for the dignity and prestige of the House. दोपहर 12 बजे के बाद भी विपक्षी दलों का गतिरोध जारी रहा। स्पीकर ने कार्यवाही में सहयोग की अपील की, लेकिन विपक्ष नहीं माना। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तो संसद में लगातार अवरोध जारी रहा, लेकिन आज ऐसा लगा था कि शायद चर्चा आगे बढ़ेगी और मुकाम तक पहुंचेगी, लेकिन भोजन अवकाश के बाद एक बार फिर से स्थिति वही पुरानी हो गई। नीरजा चौधरी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं इस मसले पर और बातचीत करने के लिए। नीरजा, ऐसा लग रहा था कि लंच के पहले कि शायद सब कुछ सामान होता दिख रहा है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री भी मौजूद थे और चर्चा को लेकर तमाम पार्टियां सहमत हुई, और अचानक मैं कहूं कि लंच की डोज के बाद सब कुछ बदलता दिखा। देखिए, लंच से पहले प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, वित्त मंत्री थे, और मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आज तो उनका सर्जिकल स्ट्राइक था।
जिस तरह से वो बोले, बहुत धीमे उसमें बोलते हैं वो नॉर्मली, और बहुत नपयतुला बोलते हैं, पर आज तो बिल्कुल आड़े हाथ लिया। मॉन्यूमेंटल मैनेजमेंट फेलियर और इस तरह के शब्द जो इस्तेमाल किए, लीगलाइज प्लंडर, डिमोनेटाइजेशन को जो उन्होंने का वर्णन किया, तो पर प्रधानमंत्री ने सब सुना ये सब, और ये एक बहुत अच्छा टच था आज वो जिसमें नरेश अग्रवाल बोले, प्रधानमंत्री से लोग कहते हैं कि अरुण जेटली को मालूम नहीं था इसके बारे में, और मालूम होता तो हमारी कान में कुछ तो ज़रूर कह देते। तो प्रधानमंत्री भी हंसे और अरुण जेटली भी हंसे। बहुत अच्छा पार्लियामेंट, एक लाइट मूड, और इस तरह ही होता है पार्लियामेंट में। कड़े शब्दों में अवरोध भी होता है और इस तरह की लाइट मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन लंच के बाद तो सब बदल गया। अब ये दोनों तरफ से मुझे तो समझ में नहीं आया आज क्या हुआ। अगर प्रधानमंत्री तुरंत आके थोड़ी देर और बैठते और इंटरवीन करते, हालांकि रिप्लाई वित्त मंत्री ने देना था, तो कल की हेडलाइन प्रधानमंत्री होते। कल की हेडलाइन अब डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। तो पॉलिटिकली भी ये समझ में नहीं आई बात कि क्यों किया, और अपोजिशन की तरफ से भी इतना बड़ा कर देना कि लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे और इंटरवीन भी करेंगे, पर उनका ये कहना नहीं, उनको बैठना ही है फुल टाइम डिबेट में वो बैठे हैं। हाँ, इनको बैठना ही है, नहीं तो हाउस को चलने नहीं देंगे। मुझे लगा मतलब इतना नहीं खींचना चाहिए। एक्सट्रीम पोजीशनिंग इस वक्त आप देख रही हैं लंच के बाद इस तरीके की हुई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज तो लगा कि ऑपोजिशन हल्ला गुल्ला ही चाह रही है, सिर्फ ये नहीं, ये तो वाजिब डिमांड है कि प्रधानमंत्री आए, ऐसे मुद्दे पर बैठे। अगर प्रधानमंत्री कहते कि मैं पूरा दिन बैठूंगा, हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है ये, इतना एजिटेट है, देश भी एजिटेटेड है और ऑपोजिशन भी एजिटेटेड है, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन प्रधानमंत्री आए, और ये भी कि आने वाले थे दोबारा, ये भी अरुण जेटली ने कहा दोबारा आएंगे, अश्योरेंस दिया, बोलेंगे भी, चर्चा में हिस्सा भी लेंगे, ये भी कहा। हाँ, फिर भी ऑपोजिशन का उसको शोरगुल में बीजेपी का आरोप है, आज मैं अभी देख रहा था, कई सारे नेताओं ने कहा कि असल में जो विरोधी पार्टियों ने एक बंद का आह्वान कर दिया है, अब अगर चर्चा आज पूरी हो जाती तो उस बंद के मायने खत्म हो जाते, तो शायद उसे बचाने के लिए आज सत्य की बलि दी गई आज के दिन की। हो सकता है, बट ये छोटी पॉलिटिक्स है। आप पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को देखिए, और जिस तरह से अब प्रधानमंत्री का अपना रोल है, ऑपोजिशन का अपना रोल है, ऑपोजिशन को घेराबंदी करनी है, लेकिन शब्दों से करनी है, कड़े से कड़े सवाल पूछने हैं जो जनता के मन में हैं, तो ये सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इससे पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को धक्का ही मिलता है। और क्या उम्मीद दिख रही है अब, क्योंकि आज इस तरीके के हालात थे और सरकार ने साफ कर दिया है कि भाई पूरे वक्त प्रधानमंत्री नहीं बैठेंगे, जैसे अरुण जेटली ने कहा भी, तो फिर उम्मीद किस तरह की दिखती है आने वाले दिनों में? अब देखिए कि चलेगा कि नहीं हाउस। अगर ये स्टैंड ले लिया ऑपोजिशन ने कि भाई पूरा टाइम ही प्रधानमंत्री को बैठना है, जवाब देना है, और उनकी तरफ से है कि कुछ टाइम के लिए प्रधानमंत्री आएंगे और इंटरवीन करेंगे, तो फिर कहाँ जाएगा? क्या आज का रिपीट होगा? तो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा अगर ऐसा हुआ तो। देखिए, सड़क की राजनीति अपनी जगह है, बंद अपनी जगह है, संसद का रोल अपनी जगह है, उन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स नहीं करना चाहिए। चलिए नीरजा, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की एक विशेष बैठक कर रहे हैं और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी के फैसले के बाद की स्थितियों पर चर्चा हो सकती है। पीटीआई के मुताबिक नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा बड़ी रकमों पर टैक्स लगाने पर विचार हो सकता है, और हालांकि इस बैठक के कई मायने हो सकते हैं। और विशाल दैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और अपडेट के साथ। विशाल, हालांकि कहना कुछ बहुत ही, मैं कहूं कि मुश्किल भरा है कि प्रधानमंत्री की जो विशेष ये कैबिनेट बैठक है इसमें क्या असल मुद्दा है, लेकिन अगर हम कहें जिस तरीके के हालात हैं, दिन भर की चर्चा शायद नोटबंदी और उसके साथ की परिस्थितियां ही सबसे ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई बयान सरकार की तरफ से नहीं आया है कि क्या एजेंडा है इस बैठक के लिए या फिर किस कारण से ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि ठीक 24 घंटे पहले ही जो तय समय पर हर हफ्ते एक कैबिनेट की बैठक होती है वो कल हुई थी और कल कई फैसलों पर मोहर भी लगाई गई थी। तो आज ऐसा क्या आज ऐसी वजह रही है जिस वजह से ये
बैठक को इतनी जल्दबाजी में बुलाना पड़ा। लेकिन सूत्रों के हवाले से और जिस तरह से आपने भी एजेंसी रिपोर्ट्स को कोट किया, उसके मुताबिक ये जो नोटबंदी से जुड़ा हुआ एक मसला है उसको लेकर शायद इस बैठक में इस वक्त चर्चा चल रही है। बैठक 8 बजे शुरू हुई थी और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको लेकर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद अगर इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो उस पर फैसला कैबिनेट की तरफ से आ सकता है, वो है जो लोग जो 500 और 1000 के नोट जिनको बंद किया गया है उनको जो लोग अपने बैंक अकाउंट्स में जमा कर रहे हैं और वो जो थ्रेशोल्ड है, जैसे कहा गया था कि 2.5 लाख से ऊपर अगर जमा किया जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सवाल पूछे जा सकते हैं और पेनल्टी लग सकती है या टैक्स देना पड़ सकता है। तो वो किस तरह के वो नॉर्म्स होंगे, क्या उन नॉर्म्स में किसी तरह की तब्दीली सरकार करना चाहती है या फिर कोई नई थ्रेशोल्ड लाना चाहती है, ये सब मुद्दे हो सकता है कि इन पर चर्चा हो रही हो। लेकिन एक बार फिर से मैं साफ करूं कविंद्र के आधिकारिक रूप से कोई एजेंडा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है और इस वक्त सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किन मुद्दों पर इस बैठक में इस वक्त चर्चा हो रही है। शुक्रिया विशाल इस अपडेट के लिए आपका। उधर 1000 का नोट अब नहीं चलेगा। जी हाँ, ये सिर्फ बैंकों में ही जमा आप करा सकते हैं और बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट अब नहीं बदले जाएंगे। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। पब्लिक यूटिलिटी पर सिर्फ 500 के पुराने नोट 15 दिसंबर तक चलेंगे। सरकार ने आज खत्म हो रही मियाद बढ़ा दी है। वहीं 500 के पुराने नोट से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में नोटबंदी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी चलता रहा। राज्य के कई इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों में प्रदर्शन किया और नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की मांग की। इधर दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। ममता ने कहा कि वो केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महकमों में तो 500 और 1000 का पुराना नोट चल रहा है, लेकिन राज्य सरकारों की सभी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी कोलकाता के अलावा लखनऊ और पटना में भी आंदोलन करेगी। उधर सरकार अब डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री की बैंक प्रमुखों के साथ बैठक के बाद इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने का ऐलान हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर तक अब टोल टैक्स न लेने का भी फैसला लिया गया। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में लग गई है। इसके लिए वित्त मंत्री ने गुरुवार को बैंकों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल बैंकिंग के लिए स्टाफ फोर्स बनाने का फैसला हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में ये कहा गया कि जहां मोबाइल ऐप्स के पहुंचने में तकलीफ है वहां पॉस मशीन्स का इस्तेमाल करें और इसलिए उस डिजिटलाइजेशन के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन रिक्वायर्ड है वो भी बढ़ेगा, लेकिन छोटे शहरों तक, सेमी अर्बन एरियाज तक इसका एक्सपेंशन में काफी सुविधा आएगी। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि जल्द ही 500 के नए नोट भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। Now the 500 has started coming. So from today you will get it in Chennai, and if it has come to Chennai it will come to Coimbatore soon enough. So 500 will shortly be made available also from the ATMs. सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2 दिसंबर की आधी रात तक टोल वसूली पर रोक लगा दी है। 2 दिसंबर के बाद से यहां 500 के पुराने नोट से यात्री टोल भर सकेंगे। इसके अलावा टोल प्लाजा पर कार्ड से भुगतान के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सहकारी बैंकों से जुड़े एक याचिका की सुनवाई करेगा। तमिलनाडु में सहकारी बैंक के एक ग्राहक ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार सहकारी बैंकों को पुराने नोट बदलने और पैसे निकालने की छूट दे। वहीं मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य के सहकारी बैंकों की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बैंकों को सुप्रीम कोर्ट जाकर हाई कोर्ट में सुनवाई पर स्पष्टीकरण लेने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी का असर पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ा है। होटल खाली हैं तो विदेशी सैलानियों के पास पर्याप्त नकदी नहीं। पर्यटक खरीदारी करने को भी नहीं निकल रहे। यूक्रेन से भारत घूमने आए विक्टोरिया और उनके साथी नोटबंदी से बेहद परेशान हैं। विक्टोरिया खरीदारी तो कर रही हैं, लेकिन नकदी की समस्या उन्हें भी है। विक्टोरिया जैसे कई विदेशी सैलानी या तो बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं या फिर मनी चेंजर के। Of course, we face a lot of problems with money exchange, with loan lines, to the bank, no currency, no money actually. So. But then to get money, I had 1.5 hours to
queue for the Thomas Cook. And then I was only allowed a small amount, which is not going to be very easy to get for the rest of my trip. I'm here for 3 months. नवंबर में होटल भी खचाखच भरे रहते थे, लेकिन इस बार अधिकतर कमरे खाली हैं। होटल मालिक मणि ने बताया कि नोटबंदी के बाद 3 बड़ी बुकिंग रद्द हो चुकी है। व्यापार में 50% तक की गिरावट आई है। हमारे यहीं खुद ही हमारे होटल में 3 बुकिंग कैंसिल हुए, एक फॉरेन ग्रुप का और 2 इंडियन ग्रुप्स के, जो साउथ और बॉम्बे से आते हैं। और ऐसा है कि लोग जो बुकिंग्स आती थी ये थ्रू ट्रैवल एजेंट्स आती थी, तो ट्रैवल एजेंट्स ने सबने बुकिंग कैंसिल करवा दी है क्योंकि उनके पास कैश नहीं है। सैलानियों के पास नकदी नहीं होने से बाजार में भी बिक्री घट गई है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में एलओसी में लगातार संघर्ष विराम के चलते भारत ने अब उसे और ताकीद किया है। पिछले हफ्ते ही सीमा पार से 27 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, जिसमें भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। गोलीबारी में सीमावर्ती गांवों में खासा नुकसान पहुंचा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए लगातार गोलीबारी करती है। कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम कर दिया। गुलमर्ग और नौगाम सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन चौकस सेना के जवानों की जवाबी कार्रवाई में घुसपैठिए सीमा पार भाग गए। Continued attempts to infiltrate armed terrorists from across the line of control to target Indian posts and patrols. During the last week alone, there have been 15 instances where terrorists indulged in nefarious actions from the vicinity of Pakistani army posts across the line of control. इस बीच सुरक्षा हालात को लेकर वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से श्रीनगर में मुलाकात की। सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी को लेकर बुधवार को विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को भी तलब किया और भारतीय सैनिकों की हत्या और उनके शव को क्षत विक्षत करने को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने एक हफ्ते में तीसरी बार भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया। वहीं एलओसी में बढ़ते तनाव को देखते हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से दखल की मांग की है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद बुधवार को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से तनाव कम करने के लिए हॉटलाइन पर बात की। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि जब तक सीमा पार से घुसपैठ और संघर्ष विराम का उल्लंघन बंद नहीं होता, भारतीय सेना कार्रवाई जारी रखेगी। Called in the Pakistan Deputy High Commissioner and issued a démarche, the 4th one this month, on the continued violation of ceasefire from the other side of the line of control of 18 villages along the line of control during the period 16th to 21st November, which has resulted in a non-fatal casualty besides causing extensive damage to public and private property. माचिल में 3 जवानों की मौत के बाद सेना ने नियंत्रण रेखा पर जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके 3 जवान और 10 नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में बुधवार को बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चीन में आज एक औद्योगिक दुर्घटना में कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई। हादसा पूर्वी चीन के जियांगसी प्रांत में हुआ। यहाँ ऊर्जा संयंत्र के निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म गिरने से उस पर काम करने वाले 70 लोग मर गए। 200 से अधिक दमकल कर्मियों को तलाशी और बचाव के अभियान में लगाया गया है। चीन में औद्योगिक हादसों का एक लंबा इतिहास रहा है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।